आवाज जा रही है? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है ना? एक सेकंड। आवाज जा रही है मेरी आपको? हेलो, आवाज जा रही है सभी को ना? मैसेज कर दीजिए आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, चैट कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज पहुंच नहीं रही है, तो चैट कर दीजिए अगर जा रही है तो। आवाज मेरी जा रही है? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो आपका कॉपी आज है सिर्फ सुधा, आप कॉपी नहीं लिखे अंजलि जी? फाइनली थोड़ा सा बस लास्ट पॉइंट बचा था, आज हो जाएगा। 2 दिन में एक सॉरी क्वेश्चन सर, लिखेंगे इस बार सर थोड़ा सा आइडिया कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर, नेक्स्ट टाइम संडे में कर देंगे। कोशिश करें कि 1 डे में 1 क्वेश्चन कम से कम लिखे, तेजी से नेक्स्ट टाइम आगे से बढ़े। कर दूंगी सर। जी सर, इस बार लेट हुआ। अब देखिए इनका कॉपी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझा भी चुके हैं, इसका तो काफी है, हो चुका है डिस्कशन। सबसे कई बार बोले हैं सुधा कि ये कट मत किया कीजिए इसको, ये को तो सही लिखे थे, फिर इसको कट करने का कोई मतलब नहीं है। कितना बार समझाएगी कट मत किया कीजिए। दूसरा, जब आप लास्ट टाइम भी लिखे थे आपको एक बात समझाए थे, ये क्वेश्चन आप पहले भी लिखे हैं और पहले भी बोले थे कि ये जो आपका तरीका है ना, संविधान दे के फिर परिभाषा देना, ये नहीं, ये सीधा लिखे ना संविधान। सर आवाज थोड़ी सी फंस रही है सर। आवाज दिक्कत हो रही है? अब जा रही है सही से? थोड़ी सी रुक के आ रही है। अभी तो क्लियर है सर, बीच में कभी आपको भी सुधा? वहां का अब जा रही है सही से आवाज? अभी ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो उस समय भी समझाए थे कि इस प्रोसेस से लिखने का जरूरत नहीं, इस तरह से जो आप लोग लिखते हैं ये संविधान दे के लिए, सब कोई बच्चे वाला कॉपी नहीं है ना, तो सीधा लिख देते संविधान किसी देश का। ठीक है, किसी देश का क्या होता है, मौलिक कानून। संविधान कानून वही है, दस्तावेज कह सकते हैं, कानून तो वही होगी, वही बात तो वही होगी। आप हिंदी को ना लिख करके उर्दू शब्द ले आए, एक ही चीज हो गया। बात समझे? तो संविधान किसी देश का क्या होता है, ये मौलिक लिखित, और एक शब्द और लिखे, जरूरी नहीं है ना, लिखित या अलिखित, लिखित या मौखिक। ठीक है, लिखित या मौखिक क्या है, तो मौलिक दस्तावेज है जो उस देश, देखिए छोटा छोटा शब्द बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सभी देशों के लिए हो रहा है ना, तो जिस देश का भी है उस देश का, हर देश का संविधान अलग है। छोटा छोटा जो शब्द होगा वो आपका आंसर राइटिंग को, मीनिंग को गलत कर देगा, छोटा छोटा शब्द। तो ये क्या क्या है यहाँ होगा, जो उस देश का शासन, क्या संचालन, शासन संचालन, यही से बोल रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट बहुत मायने रखता है। शासन संचालन करने तथा कार्य के निर्धारण मदद करता है। ठीक है, ये कार्य वाला तो कोई बात था नहीं। और एक पॉइंट आप जैसे कि, चलिए ठीक है, फिर आप देखिए वही चीज घुमा के लिख रहे हैं, संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो बातों को आप एक ही चीज को देखिए तब घुमा के लिख रहे हैं, यही चीज करें प्रस्तुतिकरण पे। ये चीज आपको यहाँ देना था, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज ये यहाँ पे करना था, यहाँ पर, फिर आप दोबारा ले आए। ठीक है,
जो किसी राज्य या संगठन के शासन के लिए आधार पर, मतलब एक ही बात को आप घुमा के दे रहे, ये उस राज्य या संगठन के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो एक ही चीज को घुमा कर करते हैं। अब एक मेन पॉइंट को आप छोड़ ही दिए, जो कि हम कई बार, ये वो पॉइंट हम एक बार नहीं कई बार चर्चा किया। संविधान क्या करता है, उस देश के शासन का जो 3 प्रमुख स्तंभ है, शासन के 3 प्रमुख स्तंभ पर, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब का क्या करता है, इनके शक्तियों का सीमांकन करता है, दायित्वों का निर्धारण करता है। वो आप छोड़ दिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि छोड़ दिए। अब फिर ये जैसे आप दे रहे संविधान का निर्माण, तो संविधान का जो निर्माण पर आप ये पॉइंट दे रहे हैं, संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एमएन रॉय ने दिया, कैबिनेट मिशन। ये जबकि ये आपका जो पॉइंट है ना, ये अधूरा पॉइंट हो गई, इस पर विवाद है। 1895 में कई बुक के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ने सर पर जो है वो संविधान सभा का मांग किया था और ये कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों का है। 1922 में गांधी जी भी दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो नेहरू, मोतीलाल नेहरू की जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी, वो भी इसका मांग किया था। कांग्रेस सभा में पहली बार, कांग्रेस सभा में पहली बार एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, ये पहले व्यक्ति है भारतीय है जो इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट सभा होते हैं उसमें शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, इन्हीं का, इनका पूरा नाम है, एक ही व्यक्ति है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। तो मानवेंद्र नाथ राय जो है ये पहले व्यक्ति, इन्होंने जो है कांग्रेस सभा में पहली बार ये संविधान सभा का राय दिया था। ऐसा नहीं है कि ये पहली ही बात है, इससे पहले भी खुद गांधी जी दे चुके हैं। ये कांग्रेस सभा की बात हो रही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के योजना द्वारा नवंबर, इसलिए देखिए ये सब फैक्ट इसलिए देने से बचने बोले थे हम, वो बोले भी थे तो सिंपल में चलना है, किस समिति ने दिया और कब बना, कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, ये सब सिंपल में। आप जितना ज्यादा किसी विषय पर डीप में जाने की कोशिश करेंगे ना, आपका फंसने का, आपका गलती निकलने का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब इतना देने का कोई जरूरत है, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय। आप पढ़े, देखिए आप बार बार कहते हैं, आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ये चीज दिमाग में बैठ करके एकदम दिमाग में इसको सेट कीजिए कि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। पढ़ते वक्त आप फैक्ट्स को पढ़े, पीटी के लिए उसको अलग से किसी एक कॉपी में नोट कर लिए, जैसे संविधान पर हम लोग अब आंसर राइटिंग कर लिए, उसके लिए फैक्ट जमा कर रहे हैं। तो जो कुछ ऐसे फैक्ट है जो हमको लग रहा है कि नहीं पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में लिखना जरूरी नहीं है, तो उसी समय क्या कि एक अलग कॉपी में, एक कॉपी अलग से रखे और वहां पर नोट कर लिए। चलो जब हम पीटी के लिए इसको रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सारा चीज लिखे। तो ये पॉइंट आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18, ये सब आप क्या कर रहे हैं, शब्दों का संख्या मुक्त में शब्दों का बोझ को बढ़ा रहे, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं था। यहाँ पे बनकर तैयार हुआ, ठीक है, या फिर इसके जगह आप बनकर तैयार हुआ के जगह शब्द का प्रयोग करते 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित, अंगीकृत, पूर्ण रूप से क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मर्पित हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में पूर्ण रूप से राष्ट्र लागू किया गया। उस 26 नवंबर को तो कुछ भाग लागू हुआ था, ठीक है। इस तरीके से देखिए शब्दों का खेल होता है आंसर राइटिंग, और यही सब शब्द क्या करता है, आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करता। तो ये शब्द का प्रयोग करते तो आपका अभी आंसर और ज्यादा मजबूत होता। अब हम लोग आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के गुण, ठीक है। निर्मित संविधान होना, हम लास्ट टाइम भी बोले थे कि एक क्लाउड चार्ट, जैसे नीरज के कॉपी को जब हम कर रहे थे एनालाइज, तो उसमें बताए थे और खुद हम क्लास के दौरान भी बताए थे। आवाज जा रही है ना? एक क्लाउड चार्ट के माध्यम से, जैसे संविधान के गुण, ठीक है, इस तरीके से
देखिए अगर वो यहाँ पर आपका ये सारा गुण लिखा रहता है, ये सब मेन पॉइंट, तो हम यहीं से समझ जाते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मेरा ध्यान इस पे आपका कम जाता, इंप्रेशन यही बन जाता। आवाज जा रही है ना मेरी? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सुधा? हाँ तो बोलते नहीं, कम से कम चैट कर दिया कीजिए, हम चैट पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्लाउड चैट के माध्यम से ये सारे पॉइंट्स जो आप गुण में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ लिख दिए होते, तो आपका एक यहीं पर कॉपी चेक करने वाला समझ गया कि आप क्या कहना चाहते थे। यहीं पर क्या हुआ, इंप्रेशन बन गया, यहाँ पर ही आपसे कॉपी चेक करने वाला इंप्रेस हो गया। अब इतना लंबा देखिए हम तो पढ़ नहीं लेंगे, लेकिन जो वहां चेक करते हैं तो उनको बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम तो पढ़ेंगे ही। निर्मित संविधान होना, भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। यह संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी शामिल है। ऐसा तो हम नहीं समझाए थे। भारत के संविधान निर्मित संविधान है, अर्थात इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी शामिल थे, एवं यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निर्मित हुआ, एवं इनके साथ साथ आम जनों को भी, आम जनों एवं पत्रकारों को भी संविधान सभा में क्या था, शामिल होने का, संविधान सभा में उनको शामिल होने का, उनको क्या कहते हैं उसको, जो है संविधान सभा में शामिल होने के साथ साथ उनको आप कह सकते हैं कि उनको अपनी राय देने का, वाद विवाद में अपनी राय देने का, वाद विवाद करने का भी अधिकार था। ये चीज हम समझाए थे, ना कि हम ऐसे बोले थे कि नहीं इस तरह से आपको सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी शामिल है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना संविधान का दिशा एवं उद्देश्य देता है। लगभग ठीक ठाक पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ स्रोत भी है ना, सिर्फ संविधान का स्रोत, मुख्य तत्व एवं उद्देश्य सबको वो करता है ना, सिर्फ उद्देश्य को ही नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज कम शब्दों में ये क्या करता है, कम शब्दों में ये ज्यादा से ज्यादा व्याख्या कर देता है। कम शब्दों में ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब संपूर्ण जो कम शब्दों में संविधान के स्रोत, उनके मुख्य तत्व एवं उद्देश्यों को क्या करता है, वो परिभाषित कर देता है। यहाँ पर ये पॉइंट था, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है। देखिए दो नाउन एक साथ आया, तो इसको यहाँ पर एक इस तरह से करेंगे ना, तो प्रस्तावना को, संविधान को आत्मा या पूंजी कहा जाता है। नम्रता या एवं अब सीधे हम बोले थे स्टेप बाय स्टेप चलना, लेकिन आप सीधे पहुंच गए संशोधन में। हम बोले थे ना इसके बाद भाग 1 में चलिए, भाग 2 में चलिए, आप सीधे पहुंचे, ठीक है। फिर देखिए यही चीज आप फिर दोबारा आ गए, संविधान का स्वरूप स्पष्ट होना, यानी एक बार आप प्रस्तावना के बारे में लिख चुके हैं, फिर आप दोबारा प्रस्तावना के बारे में लिख रहे हैं। ये चीज आप जब प्रस्तावना वाला पॉइंट दिए तो वही कर देते कि भारत प्रस्तावना जो है संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करिए, तो वहीं पर हो चुका था। अब प्रस्तावना में ही एक यहीं पर आपको कर देना था ना, यहीं पर ना, कि प्रस्तावना संविधान के स्वरूप और उद्देश्यों को स्पष्ट कर देती है। इसी में आंसर, यही देखिए, यही समय क्या होता है, मार्क्स कटता है, यहीं पर क्या हो जाता है, मार्क्स, एक ही चीज को आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद नागरिकता भाग 1 भाग 2 नहीं, जबकि हम बोले थे स्टेप बाय चले, जब स्टेप बाय अगर चले तो पहले क्या है, संसद, पहले मौलिक अधिकार है, फिर है संसदीय रूप। चलिए ठीक है, इसका फिर फायदा क्या हुआ वो तो आप बताए ही नहीं। संसदीय रूप जो अपनाए हैं हम लोग, तो संसदीय रूप का क्या लाभ है, आखिर क्यों ये विशेष बात है, क्यों गुणकारी है, ये तो आप व्याख्या ही नहीं किए। जैसे कि बताएं कि इससे क्या होता है, भारत में कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका के अंतर्गत होती है। और भारत जैसे देश जहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति है, भिन्न विविधताओं का देश है,
तो वहां पर क्या होता है कि ऐसे बहुत से, जैसे बताए कि जोन है जहाँ क्या हो जाता है, उस जोन में वो उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर कम भी, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यदि कम भी है तो उनको एक विश्वास, यदि उनकी आबादी कम है, उनके देश में उनकी आबादी कम है, उनकी राजनीतिक शक्ति कम है, तो उनको एक विश्वास है कि नहीं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव संसद में है और कार्यपालिका उसके अंतर में। जैसे एंग्लो इंडियन का क्या है, उसकी आबादी कम है, लेकिन उनको क्या दिया गया, संविधान द्वारा दिया गया है 2, हालांकि अभी इसको नहीं बढ़ाई है वर्तमान सरकार, लेकिन संविधान में तो 2 का है, आगे की सरकार, आगे हो सकती है सरकार फिर इसको बढ़ा दे। तो एंग्लो इंडियन उसको एक तरह का भरोसा रहा, अभी चलिए उसकी आबादी कम हो गई, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उसकी आबादी क्या थी, बहुत कम थी। तो उनकी आबादी जो कम थी तो उसको लेकिन उनको 2 रिप्रेजेंटेटिव का फिक्स कर दिया कि नहीं, आपका 2 MP मनोनीत भी हो जाएंगे। तो उनको एक विश्वास रहा ना, चलो मेरा 2 रिप्रेजेंटेटिव वहां है, अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो, अगर यहाँ कुछ दिक्कतें होगी, अगर प्रशासन अगर हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो संसद में आवाज उठाने वाला मेरा कोई है, और कार्यपालिका उसके अंदर में अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो मैं विधायिका के अंतर्गत, और विधायिका में मेरा कम से कम 2 रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए ये जरूरी है। वो आप एक्सप्लेन किए नहीं। मौलिक अधिकार, देखिए हम ये स्पष्ट बोले थे कि ये सब चीज नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आखिर मौलिक अधिकार क्यों गुणकारी है, ये सब नहीं बताना है भाग 3 में नागरिकों को दिया गया, ये तो हम स्पष्ट बोले थे, ठीक है, आपको स्पष्ट बोले थे भाई मौलिक अधिकार क्यों गुणकारी है, क्योंकि ये नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास को प्रोत्साहित करती है। सिंपल में अगर चले तो मौलिक कर्तव्य, फिर DPSP को आप छोड़ दिए हैं, अब ये तो आप उपदेश देने लगे, मौलिक कर्तव्य का भारत के प्रत्येक नागरिक को पालन करना चाहिए, आपसे उपदेश नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि मौलिक कर्तव्य क्यों गुणकारी है, आपका वो क्या, आप आखिर आपके नजर में क्यों मौलिक कर्तव्य गुणकारी है, और आप उपदेश देने लगे मौलिक कर्तव्य का भारत के प्रत्येक नागरिक को पालन करना चाहिए। तो यहीं पर आपको ये चीज का दिक्कत हो रही है। जैसे राष्ट्र नहीं, आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में आंसर राइटिंग नहीं है, आपका आंसर राइटिंग है कि मौलिक कर्तव्य आखिर क्यों गुणकारी है भारतीय संघ, तो वहां करना चाहिए क्या करती है बताए भी, जनता को क्या करती है, देश के प्रति, संविधान के प्रति अनुशासित करती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये आपको पहले ही बोले थे, सार्वभौमिक नागरिकता में भी लेके चल सकते थे, तो इसके बारे में अब 18 वर्ष है, जरूरी थोड़ी 18 वर्ष। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, देखिए वही चीज हो गया ना, अब सिर्फ आप सार्वभौम वयस्क मताधिकार तक ही टिक के वहीं आप दे देते सार्वभौमिक नागरिकता, तो उसमें सब आ जाता, सिंपल हो जाता सार्वभौमिक नागरिकता में कि भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी वर्ग के हो, उनको क्या है, समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त है और कोई भेदभाव नहीं है, एकल नागरिकता, ठीक है। अब ये मतलब चाहे शब्द क्या है, चाहे वो, ये चाहे वो का क्या हो रहा है, यहाँ सिंपल था, भारत के सभी नागरिकों को भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जो देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या हो जाता है, वो सुदृढ़ करती है एवं बंधुत्व की भावना को बढ़ाती है। हो गया, अब इतना लिखने का जरूरत नहीं, समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यही सब चीज आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है। भारत का भौगोलिक परिचय स्पष्ट होना, ये हम कहते कि स्टेप बाय स्टेप के अनुसार ये 3रा नंबर पे पॉइंट होना चाहिए। जब मैं लास्ट क्लास में समझाया था तो उसमें हम स्पष्ट बोले थे स्टेप बाय स्टेप चले, और स्टेप बाय स्टेप के अनुसार चले तो प्रस्तावना के बाद भाग 1 आता, तो प्रस्तावना के बाद ही ये पॉइंट देना था, ये आप सबसे लास्ट में आए। अब आते हैं राजनीतिक विद्वानों द्वारा संविधान की आलोचना। उधार का संविधान 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी, यह कार्बन कॉपी शब्द क्या एक ही तो है, ये दोनों एक ही तो हो गया। इतना समझाने के बाद भी वही गलती, हम बार बार समझाए थे कि चूंकि 1935 के अधिनियम से लिया गया है इसलिए इसको उधार का संविधान किया। 2 पॉइंट बनाने का ये दोनों एक ही पॉइंट हो गया। उसके बाद गांधीवाद से दूर संविधान नहीं है, ये आप लास्ट पहले भी आंसर राइटिंग किए थे, पहले भी समझाए थे, गांधीवाद से दूर संविधान नहीं है,
इसको कोई एक बुक में लिख देने से वो चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो ये देखिए, आप आलोचक देखिए, आलोचना करने के लिए तो 100 लोग 100 प्रकार का आलोचना करता था, हर एक आलोचना को नहीं कर सकते। वो वही वाले पॉइंट को पकड़िए जो थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई आलोचना करने वाले का भी पक्ष थोड़ा ऑथेंटिक है। तो गांधीवाद से दूर कैसे? डीपीएसपी में आर्टिकल 40 पंचायती राज, ये तो गांधीवाद। आपका डीपीएसपी खुद 3 भागों में बटा हुआ है, समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है, और उदारवादी, खुद 3 भागों में बटा हुआ है। और यही क्या है, डीपीएसपी ही क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही क्या, शासन का आधारभूत सिद्धांत है। तो ये कैसे गांधीवाद से दूर हो गए? अब एक कोई एक किताब में लिख देने से उसको लेके नहीं चलना। अब चूंकि संविधान अधिक लंबा है, इसलिए इसको वकीलों के लिए स्वर्ग माना जाता। तो 3 ही पॉइंट था। एक चौथा पॉइंट है कुछ शब्दों का व्याख्या ना होना, जैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या फिर अल्पसंख्यक। तो 3 या 4 पॉइंट था, आप एक ही चीज को डबल डबल करके 6 पॉइंट जबरन बना दिए। इसमें से ये तो पूरी तरह पहले भी मना किए कि इसको मत लिखा कीजिए। ये ऐसा, ये मतलब आलोचना का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कोई सड़क पे खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा है तो हम उसको मान ही ले। आलोचना को भी उसी को हमें संदर्भ में लेना जो थोड़ा सा लगे कि हाँ ऑथेंटिक है, अगले का भी पक्ष कहीं ना कहीं जाकर के, भले उसका आलोचना का उसका रीजन कुछ और हो। जैसे हम बताए कि भाई आपका जैसे कुछ शब्दों का व्याख्या ना होना, तो उसमें बता चुके वो व्याख्या इसलिए नहीं किया क्योंकि संविधान बनाने वाले चाहे, जो संविधान बना रहे थे वो चाहे कि भाई हमारा जो संविधान है, जो कुछ शब्दों का जो व्याख्या है वो क्या कहो, उसकी व्याख्या जब संसद द्वारा प्रतिनिधि आए, जब संसद द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आए, वो लोग करे या आगे चल के न्यायालय द्वारा हो, तो उनको वो आगे नहीं किया गया, वो प्रतिनिधि नहीं किए, न्यायालय में वो नहीं हुआ, तो इनमें संविधान बनाने वालों की गलती नहीं है। इसमें जो संविधान बनाए उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी भी है जिनको हम लोग चुनकर भेजे। तो ये सब पॉइंट इसलिए पॉइंट में ऐसा दीजिए जो हम उसको भी आलोचना में डाल दिए, ऐसा नहीं। आपको एक राइटर मान के चलिए अपना बुक में इसको डाल दिया, तो ये तो देख सकते हैं कि कहीं है ही नहीं। अब जरूरी, अब देखिए, अब सब कुछ अगर गांधी जी के ही सोच के अनुसार हो तो फिर संविधान सभा बनाने की क्या जरूरत है, उन्हीं से लिखवा लेते। लेकिन हमारे देश के संविधान में गांधीवाद है, डीपीएसपी में ही निहित है। तो समझ गए सुधा आपकी कितनी गलतियां रही? सबसे पहला, आपकी गलतियों को अगर देखें, भूमिका पूरक आपका काफी वीक रहा, ठीक है। मुख्य भाग में आप बैलेंस, कहीं कहीं आप सही गए, कहीं गड़बड़ा गए, ठीक है, इसको 50-50 कह सकते हैं। ये भूमिका आपका 25% स्ट्रांग रहा, मुख्य भाग आपका 50-50 कह सकते, कहीं कहीं तो आप अच्छे से व्याख्या किए क्यों गुणकारी है, कहीं फिर वही वाली गलती के सिर्फ लिख दिया है। उसके बाद आपका आलोचना वाला पक्ष भी, ये भी आपका 25 स्ट्रांग रहा, ठीक है। और निष्कर्ष जो है, अगर निष्कर्ष में अभी तक देखे नहीं है, मजबूत बनाता है। मजबूता शब्द कहां से आ गया है? मजबूत ना बनाता है, मजबूता शब्द कहां से आ गया है? कार्यपालिका को मजबूता बनाता है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। निष्कर्ष लिखा जाता है जब आप तुलना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तब लिखा जाता है, एनालाइज कर रहे हैं, इस सब पे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एक वो बना हुआ है कि नहीं, हमको स्टूडेंट में निष्कर्ष लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, और ये सब चीज मत लिखा कीजिए जैसे निष्कर्ष, ठीक है। जब भी कॉपी लिखने बैठिए तो ये दिमाग में ले करके बैठिए कि आप मेंस का कॉपी, ऐसा फील कीजिए कि जो मेंस का एग्जाम हो और हम वहां बैठे हुए एग्जाम देने, ये प्रेशर लीजिए अभी से माइंड में, ये फील कीजिए कि हम अभी मेंस का एग्जाम हो रहा है। आवाज जा रही है ना सही से मेरी? हाँ सर। हाँ, तो ये फील कीजिए कि मेंस का एग्जाम हो रहा है और हम लोग वहां पर बैठे हुए हैं, मेंस के एग्जाम में बैठे हुए। एक्चुअली हो क्या गया ना, आज एक्चुअली थोड़ा सेटअप चेंज हुआ, तो नतीजा क्या हुआ है, और ये हमको ध्यान में था नहीं कभी, इस कारण से ना थोड़ा सा ये
वाईफाई से दूर हो गया है सेटअप, तो कल इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमको आप लोग जो हम भी सोचे कि अचानक आवाज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमको समझ में आ रहा है, अब आया कि इसका रीजन क्या है, तो कल हम लोग ठीक करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल हो जाएगी सही। तो आपको जो है ये चीज, कोई भी स्टूडेंट हो, जब आप कॉपी लिखने बैठे तो ये प्रेशर लीजिए, ऐसा फील कीजिए माइंड में लेके चलिए कि मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि तब आपको आपका जो कॉपी होगा वो अभी से ही, मतलब आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आप में लिखने का जो है स्किल आएगा। और जब ये फील कर रहे हैं कि नहीं हम एग्जाम में बैठे, तो ये भी फील कीजिए कि मेरा जो कॉपी लिखा जाएगा, और जब कोई भी मेरा पढ़ेगा तो वो ये सोच के बैठ पढ़ेगा कि एक ऑफिसर लिख रहा है, कॉपी एक ऑफिसर लिख रहा है। जब आप ये चीज फील करेंगे कि हाँ ये कॉपी एक, हाँ बोलिए सर, इतना एंड तक आ गए कॉपी पे, यानी मेरा फंस रहा था क्या वीडियो, मुझे नहीं दिखा। निष्कर्ष ऊपर ऊपर डिस्कशन हो गया, निष्कर्ष ये रहा। नहीं सर, इसके ऊपर लगता है हो गया नहीं, यानी मेरा फंस रहा था। नहीं हो चुका, इसमें कोई ऐसा है, इस क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखने का कोई मतलब ऐसे होता नहीं है, फिर भी लिखे कोई बात नहीं। ठीक है, जी जी, ये बोले ये पॉइंट नहीं लिखना था इस तरह से। ठीक है, तो कॉपी जो है आपका इस तरह से चले, तो वही है आपका, इसमें मार्क्स मिलेगा 10 में से 3 नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे पास, कोई और दे दे तो अलग बात है। मेरा हो गया सर, आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब आपका कॉपी कल चेक हो जाएगा, अब हो गया है तो ओके, कल ही चेक जी जी, ठीक है। हाँ, कल जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हम मॉर्निंग में ही समझा देंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझा करके अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा और एप्लीकेशन में भी। सेकंड भी लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर प्रस्तावना पर आधारित है, तो आप लोग अपना नोट्स भी पढ़ लीजिएगा प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है ना, तो कोई नहीं है, फिर भी अच्छा प्रयास है सुधा, आगे भी अपना जो इस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, हम बार बार कहते हैं इसको फिर से आप लिखिए, इसको दोबारा लिखिए, जो गलती अभी समझाया है उसके आधार पर फिर से दोबारा लिखिए। सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन लिखना है, लेकिन इसको भी दोबारा लिखिए। एक क्वेश्चन कम से कम, एक क्वेश्चन कम से कम जब तक आप लोग 3 बार नहीं लिखिएगा, कम से कम है। देखिए 100 क्वेश्चन है ना, आप कोई स्टूडेंट है कि 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, लेकिन आप 500 क्वेश्चन की जगह 100 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वो 100 क्वेश्चन को 5-5 बार लिखिए, वो ज्यादा परफेक्ट है। बात समझे? 500 क्वेश्चन को प्रयास करने की जगह कि आप 100 ही क्वेश्चन को 5-5 बार लिखिए, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। समझे ना? तो ठीक है, फिर आप लोग जो है आप लोग इसमें दोबारा से फिर से लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होगी